नमस्कार। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच तनाव की खबरें अब आम हैं। आपने भी किसी न किसी माध्यम से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे विवाद के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। लेकिन अगर वहाँ के तनाव की पूरी पिक्चर को हमें समझना है तो थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी जियोग्राफी और थोड़ी पॉलिटी पर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में आपको ये पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश करें ताकि आपको भी क्लियर पिक्चर मिल सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। भारत में रह करके ये जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत के लोग भी उन दोनों के बीच चल रहे विवाद में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद इजराइल और आई स्टैंड विद फ़लस्तीन जैसे हैशटैग्स काफ़ी वायरल हो रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग या तो केवल अपनी सुनी सुनाई बातों के बेसिस पर या फिर केवल अपने धर्म के बेसिस पर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर असल सिचुएशन क्या है, किस वजह से तनाव है और आखिर चल क्या रहा है, इस पूरी चीज़ को समझा जा सके। इस वीडियो में हम यही करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर ऑल का ऑप्शन चुनें। आइए शुरू करते हैं। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया की हार के बाद ब्रिटेन ने फ़लस्तीन को अपने हिस्से में ले लिया। तनाव तब बढ़ा जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में ही राष्ट्रीय घर बनाने का काम सौंपा। दूसरे विश्व युद्ध में होलोकॉस्ट से बचने के लिए यहूदी एक सेफ होम की तलाश में यहाँ पहुंचे। 1947 में, जी हाँ, वही वर्ष जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन को मुसलमानों और यहूदियों के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें जेरूसलम को एक इंटरनेशनल स्टेट बनाए रखने का प्रस्ताव आया। ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रस्ताव यहूदियों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस्लाम कम्युनिटी ने यानी मुसलमान कम्युनिटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसलिए ये कभी लागू नहीं हो सका। अगले ही वर्ष 1948 में यहाँ बढ़ते तनाव को देखते हुए और उसको रिजॉल्व कर पाने में विफल होकर के ब्रिटेन यहाँ से चला गया। यहूदियों ने एक अलग राष्ट्र इजराइल की स्थापना की और फ़लस्तीनियों को ये स्वीकार नहीं था। इसी के चलते वहाँ पर पहला युद्ध शुरू हो गया। 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद जो ज़मीन का बंटवारा हुआ उसमें 48 यानी 48% जो लैंड है वो फ़लस्तीन के हिस्से में गया, 44 यानी 44% लैंड इजराइल के हिस्से आया और जेरूसलम जो उस टोटल एरिया का 8% ज़मीन थी वो इंटरनेशनल कंट्रोल यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में गया। आखिर यरूशलेम जो है ये इंटरनेशनल कंट्रोल में क्यों गया, उसका एक बड़ा कारण है। कारण ये कि यरूशलेम को 3 अलग अलग धर्म अपनी धर्मनगरी मानते हैं। क्रिश्चियंस का मानना है कि यरूशलेम वही जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और जहां उनका पुनर्जन्म हुआ। उनका मानना है कि वहां पर उनका ताबूत भी मौजूद है। मुसलमानों की माने तो विश्व में यरूशलेम उनका तीसरा सबसे पवित्र स्थल है क्योंकि यहाँ पर उनकी तीसरी सबसे पवित्र अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। आपको बता दें कि मक्का और मदीना के बाद विश्व में इस्लाम धर्म का ये सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थल माना गया है। यहूदियों की माने तो सेकंड जूइश टेम्पल यहाँ पर मौजूद है जिसको टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है और उसकी वो दीवार आज भी वहाँ मौजूद है जहाँ पर यहूदी पूजा किया करते हैं। इस तरीके से तीनों ही धर्मों के लिए ये जेरूसलम का जो इलाका है ये धार्मिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद यही एक बड़ा कारण भी है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा, कि विश्व भर में लोग धार्मिक आधार पर भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच चल रहे इस तनाव को जज कर रहे हैं। तो 1948 में जब से इजराइल फ़लस्तीन से अलग हुआ तभी से इन दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार जारी रहता है। कई बार इन दोनों के बीच में युद्ध हो चुका है और हर बार युद्ध में हावी पड़ता है इजराइल, जिसके पास अपनी सेना भी है, तकनीक भी है और अपनी सैन्य शक्ति के बूते पर वो फ़लस्तीन को हरा पाने में बेहद सक्षम भी है। यही कारण है कि कहा जाता है कि इजराइल कई बार अलग अलग माध्यमों से फ़लस्तीन को उकसाता रहता है। वहाँ के लोग जब जोश में आ जाते हैं तो पत्थर लाठी डंडों के अलावा उनके पास क्योंकि कोई हथियार नहीं है तो वो इजराइल पर हमला करते हैं और काउंटर अटैक में इजराइल अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीन के कुछ ना कुछ इलाके को घेरता चला जाता है।
तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इजराइल और फलस्तीन के बीच इस तरीके का तनाव है। इससे पहले कुछ वर्ष में अगर आपको बताऊं तो 1948, 1956, 1967, 1973 और 1981 में भी उनके बीच में इस तरीके के झगड़े होते रहे हैं। और जब जब इस तरीके का तनाव उन दोनों के बीच में हुआ है, जीत इजराइल की हुई है, क्योंकि इजराइल के पास अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और तमाम तरीके की सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं। इतिहास में आपको बता चुका हूं और ज्योग्राफी का भी कुछ हिस्सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अगर ज्योग्राफी में और ज़्यादा गहराई से हम अंदर जाएं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1948 से पहले जो पूरा क्षेत्रफल है वो फलस्तीन के हिस्से में था। पूरा एरिया फलस्तीन ही कहलाता था 100%। 1948 के यूनाइटेड नेशंस प्लान के बाद फलस्तीन केवल 48% ही रह गया, बाकी का हिस्सा इजराइल और जेरूसलम में डिवाइड हो गया। 1948 से लेकर के 1967 तक कई बार विवाद हुआ और उसके बाद में फलस्तीन के पास केवल 22% एरिया ही बाकी रह गया। 2011 में अगर जब ये एरिया देखा गया तो केवल 11% एरिया ही फलस्तीन के पास बाकी है। बाकी पूरे एरिया पर अब इजराइल अपना कब्जा जमा चुका है। अब फिर एक बार वहां पर विवाद चल रहा है और इसमें हो सकता है कि अगर ये विवाद बढ़ा तो फिर से ये विवाद जमीनी विवाद बन सकता है और अगर इतिहास ने खुद को दोहराया तो इजराइल का क्षेत्रफल फिर एक बार बढ़ सकता है, फलस्तीन का एरिया फिर एक बार घट सकता है। ये थी इतिहास की बात, ये थी जियोग्राफी की बात। लेकिन अभी क्या कारण है आखिर के वहां पर क्यों तनाव है, उसके लिए वहां की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस पर नजर डालने की जरूरत है। आइए देखते हैं। ताज़ा विवाद यह है कि ईस्टर्न जेरूसलम में एक जगह है शेख ज़ारा। शेख ज़ारा प्रीडोमिनेंटली इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर फलस्तीनी लोग भी रहते हैं। अपने ताज़ा फैसले में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लगभग जो 500 घर फलस्तीनियों के यहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ से फलस्तीनियों को इस इलाके को खाली करके जाना होगा। इसका कारण उन्होंने बताया कि 1985 में ये जो ज़मीन है ये यहूदियों ने अरब से पैसे देकर के खरीदी थी और उस समय के हिसाब से काफ़ी महंगे दामों पर यह ज़मीन यहूदियों ने खरीदी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस आधार पर इस ज़मीन का जो अधिकार है वो फलस्तीनियों का नहीं बल्कि यहूदियों का है और इसके चलते यहाँ से फलस्तीनियों को निकाल बाहर करना ज़रूरी है। इन फलस्तीनियों से ये जगह खाली करानी चाहिए या नहीं, इसको लेकर के अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स से लेकर के तमाम दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन वो हिंसा का रीज़न नहीं है। जो ताज़ा तनाव वहाँ पर बना हुआ है उसका कारण आखिर क्या है? कारण ये है कि शेख ज़ायद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इजराइल को यह आशंका थी कि रमज़ान के पाक महीने में जो भीड़ अक्सर अल अक्सा मस्जिद पर इकट्ठी होती है, वहाँ पर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है। इसके चलते इजराइल ने आर्म्स और वेपन्स के साथ यानी हथियारों के साथ अपनी सेना वहां पर तैनात कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को मस्जिद के अंदर ही नहीं जाने दिया गया, इस वजह से हिंसा भड़की। कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां पर मस्जिद में ऑलरेडी लाठी डंडों के साथ लोगों के होने की रिपोर्ट इजराइल के पास थी, जिसके चलते बैरिकेडिंग की गई। कहा यह भी जा रहा है कि लोगों की बढ़ती हुई नाराजगी को देखते हुए इजराइल ने अपनी बैरिकेडिंग हटाने का भी फैसला लिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग उस टाइम तक भड़क चुके थे, पथराव चालू हो चुका था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस दौरान राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी यहूदियों के पक्ष के लोगों ने वहां पर जेरूसलम शहर में कई रैलियां निकाली, कई ऐसे भाषण किए जिसने लोगों को उकसाने का काम किया और यहीं से 7 मई के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई। हालांकि ये जो यरूशलेम का हिस्सा है ये फलस्तीन के वेस्टर्न बैंक में है, जो कि अपने आप में एक शांत हिस्सा है, लेकिन उन लोगों का रहनुमा बनने के चक्कर में, उन लोगों का केयरटेकर बनने के चक्कर में गाजा पट्टी, जो कि इजराइल के दूसरी ओर मौजूद है, वहां पर काम कर रहे एक आतंकी संगठन या फिर मिलिटेंट समूह आप उसको कह सकते हैं, उन लोगों ने इजराइल पर ये रॉकेट दागने शुरू किए। ये क्या है, इस पूरी सिचुएशन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। फलस्तीन के 2 हिस्से हैं। आप ऐसा समझिए जैसा बांग्लादेश की आज़ादी से पहले बीच में भारत था, उसके एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कुछ इसी तरीके से डिवीजन वहां पर भी है। बीच में इजराइल पड़ता है और इजराइल के एक तरफ पड़ता है वेस्ट बैंक, जहां पर यरूशलेम शहर मौजूद है, और दूसरी तरफ है गाजा पट्टी। जो वेस्टर्न बैंक है वहां पर यरूशलेम शहर मौजूद है। यरूशलेम अपने आप में विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी यहां पर अक्सर शांति पाई जाती है। यह अपने आप में फलस्तीन का एक शांत हिस्सा है जो कि जॉर्डन की तरफ पड़ता है।
इस पूरे इलाके को अरब का समर्थन भी प्राप्त है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में शांति बनाए रखने वाला इलाका है और यहाँ पर यहूदी और इस्लामिक तमाम तरीके के लोग यहाँ पर आपको रहते हुए दिख जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो गाजा पट्टी है वो प्रीडोमिनेंटली पैलेस्तीनी है, उसको मिस्र का समर्थन प्राप्त है और वो अपने आप में एक हिंसक प्रवृत्ति का इलाका है, जहां पर हमास नाम का एक संगठन मौजूद है जिसको कई देश आतंकी संगठन मानते हैं तो कुछ देश उसको एक मिलिटेंट समूह मानते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, अपने आप में वो एक गर्म दल है और जब भी इजराइल के साथ विवाद होता है तो ये हमास संगठन ही अपने रॉकेट लॉन्च वहां से करता है, जो कि अभी वहां की प्रेजेंट स्थिति भी है। आपको ये मालूम होगा कि अभी भी जो अटैक सबसे पहले इजराइल पर हुआ, हालांकि विवाद यरूशलेम शहर में यानी वेस्टर्न बैंक पे हुआ, लेकिन क्योंकि हमास अपने आप को एक पेरेंटल रोल में लाना चाहता था फलस्तीनियों के, तो उसने जब ये विवाद वहाँ यरूशलेम में शुरू हुआ तो उन्होंने वेस्टर्न बैंक के विवाद में अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्चिंग शुरू कर दी। ये जो रॉकेट हैं ये अपने आप में आर्मी के स्तर के नहीं है, बहुत हल्के और छोटे रॉकेट्स हैं और उसमें से भी ज़्यादातर रॉकेट्स को निरस्त कर पाने में इजराइल का ड्रोन सिस्टम सक्षम है। इजराइल के पास एक ऐसा सिस्टम है जो फायर किए गए रॉकेट्स को ऊपर हवा में ही बर्स्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे रह रही जनता या फिर क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। हमास भी इस बात को जानता है और यही कारण है कि हमास जब भी इजराइल पर हमला करता है तो वहां एक या दो रॉकेट नहीं छोड़ता है, बल्कि एक साथ 250, 300 रॉकेट फायर करता है, ताकि ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में निरस्त कर दिए जाने के बाद भी कुछ रॉकेट्स इजराइल के क्षेत्र में घुस जाते हैं और वहां पर कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ये रॉकेट बड़ा डिस्ट्रक्शन कर पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन जिस एरिया पर ये रॉकेट्स गिरते हैं वहां पर उस एरिया में डिस्ट्रक्शन ये जरूर कर पाते हैं, जान माल का नुकसान ये कर सकते हैं। ये जो रॉकेट्स हैं इनका नाम है कासम और ये ईरान से मिस्र के रास्ते गाजा पट्टी में लाए जाते हैं, जहां से ये रॉकेट्स को लॉन्च करके इजराइल पर ये जो मिलिटेंट ग्रुप है हमास ये हमला करता है। इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल, जिसके पास अपनी फोर्स भी है, एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है और तमाम तरीके की तकनीकें भी मौजूद हैं, जवाबी कार्रवाई में जब ये लोग गाजा पट्टी पर हमला करते हैं तो गाजा पट्टी अपने आप में एक छोटा क्षेत्र होने के चलते भारी नुकसान झेलता है। यही कारण है कि अब की मर्तबा जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया है तो वहां के जो सिविलियंस हैं उनकी भी जान माल का नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हमले में कुछ बच्चों की भी मौत हुई है और कुछ महिलाओं की भी मौत हुई है, जिसके चलते फिर एक बार विश्व में ह्यूमन राइट्स और तमाम तरीके की डिस्कशन शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर जियोग्राफी को समझा जाए तो उसका कारण यह है कि गाजा पट्टी क्योंकि अपने आप में एक बहुत छोटा इलाका है तो वहां पर रॉकेट लॉन्चर्स को अलग से आइडेंटिफाई कर पाना और टारगेट कर पाना अपने आप में मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के पास जो रॉकेट्स हैं वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली, बहुत भारी हैं और जब वो किसी एरिया में जाकर के डिस्ट्रक्शन करते हैं तो एक बड़े एरिया को वो इंपैक्ट करते हैं। और यही कारण है कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्योंकि गाजा पट्टी में बहुत ज्यादा है तो रॉकेट लॉन्चर्स को जब वो खत्म करने की कोशिश करते हैं तो इर्द गिर्द रहने वाले सिविलियंस पर भी ये हमला हो जाता है और यही कारण बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ बच्चों की और सिविलियंस की मौत हुई है। हालांकि इस तमाम वाकये से जो हमास संगठन है और जो फलस्तीन है उसको एक इमोशनल वर्ल्ड वाइड सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन इजराइल का भी अपना ये मत है। इजराइल और हमास दोनों ही संगठन अब की बार बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। इधर से इजराइल की जो सरकार है वो हमास को धमकाती हुई नजर आ रही है, उधर से हमास जो है वो इजराइल में भारी नुकसान करने की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ये झगड़ा कहां जाकर के थमेगा ये कह पाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इस पूरे वाकये को सुनने और समझने के बाद अब आपकी ओपिनियन में कौन सही है कौन गलत है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हालांकि आपके और मेरे मत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि हम लोग पूरी जानकारी के बाद ही किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन बनाएं। देखना यह होगा कि आखिर कब वहां पर शांति बहाल हो सकेगी और क्या रास्ता अब फलस्तीन और इजराइल अब की मर्तबा निकालेंगे। क्या अब की बार भी फलस्तीन को अपना जमीनी नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर इजराइल और फलस्तीन बातचीत के माध्यम से किसी नेगोशिएशन पर पहुंच सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप यूथ लुक देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज में थोड़ा एनहेंसमेंट हुआ है तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। देखते रहिए यूथ लुक।
है।